Good morning, students. In our last class, we have seen that कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो किन किन ऑर्गन्स को टारगेट करता है और उसके कारण क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब कोई पर्सन अगर बीमार हो गया तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये कि हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको सही कैसे करेंगे, राइट। What are the steps taken by your family when you fall sick? सपोज हमको कोल्ड कफ हो गया, फीवर हो गया, तो उस केस में हमारी फैमिली हमारा ध्यान कैसे रखती है? हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम? सपोज़ हमारा हेडेक हो रहा है या अगर हमको थोड़ा सा अनईजीनेस लग रहा है और अगर हम थोड़ी देर सो जाते हैं तो फिर जब हम उठते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम सो जाते हैं तो हम फिर बेटर फील करते हैं उठने के बाद? व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स? और कब हमको मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत होती है और कब हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सही हो जाते हैं बिना कोई मेडिसिन लिए? बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न सो फार, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमको दो तरीके समझ आते हैं जिससे कि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर सकते हैं। सो व्हाट आर दीज टू वेज? वन वुड बी टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिज़ीज़। पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर पाएँ किसी तरीके से, एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिज़ीज़। और दूसरा क्या कि जिस कारण से वो डिज़ीज़ है हम उस कारण को ही ख़त्म कर दें, उस कारण को ही किल कर दें। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। अगर फर्स्ट केस की बात करें कि हम उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर पा रहे हैं अगर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि जो सिम्टम्स हैं वो कम हो ताकि हमको ईजीनेस लगे थोड़ी। द सिम्टम्स आर यूजुअली कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये जो सिम्टम्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन का ही कारण होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशंस. We can take bed rest so that we can conserve our energy. This will enable us to have more of it available to focus on healing. तो हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं ताकि जो फीवर है वो कम हो जाए, हमको पेन जो है वो कम हो, या हम बेड रेस्ट भी कभी कभी दवाई नहीं लेकर हम सिर्फ रेस्ट करते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, राइट। और इजीली हम क्या हो सकें, हील हो सकें, अच्छे हो सकें। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ will not make the infecting microbe go away and disease will not be cured. लेकिन अगर हम इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमको रिलीफ तो मिल रहा है लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अभी भी हमारी बॉडी में है और इस तरीके से जो डिज़ीज़ है उसका परमानेंट इलाज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से पेन किलर का जो समय है वो ख़त्म होने के बाद फिर से हमको जो डिज़ीज़ है वो रहेगी। हाँ, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अभी भी हमारी बॉडी में हैं। फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस कारण से वो बीमारी है हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ख़त्म कर दें, ये ज़रूरी है। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? हम कैसे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकते हैं? वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन्स दैट किल माइक्रोब्स। एक तरीका हम ये मान सकते हैं कि हम ऐसी दवाइयों का यूज़ करें जिनसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, राइट। जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, प्रोटोजोआ। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल हैव सम essential biochemical life processes which is peculiar to
दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप्स। हमने ये भी पढ़ा था कि इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और इन सब का जो मतलब सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबकी अलग अलग होंगी, और किसी की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन नहीं होंगी। वो सब अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करेंगे और एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर नहीं करेंगे। These processes may be pathways for the synthesis of new substance or respiration. These pathways will not be used by us either. For example, our cells may make new substances by the mechanism different from that used by bacteria. तो बेसिकली जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाइयाँ क्या कैसे काम करती हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, तो वो जिस तरीके से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, हम जस्ट उसका उल्टा पाथवे बनाते हैं मेडिसिन के थ्रू। जैसे ही हम बायोटिक लेंगे तो हम एंटीबायोटिक लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास सेल वॉल बना लेते हैं, वो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके वो जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उनकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बनाते हैं। वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग अवर ओन, है ना। इस चीज़ के लिए हमको ऐसा ड्रग ढूंढना पड़ता है, ऐसी मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है जो कि बैक्टीरिया की सिंथेसिस को ख़त्म कर दे, हमको अफेक्ट करे बिना, है ना। जो बैक्टीरिया है उसको अफेक्ट हो, लेकिन हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो दवाई हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से अफेक्ट ना करे। दिस इज़ व्हाट इज़ अचीव्ड बाय द एंटीबायोटिक्स। और इसी तरीके से हमने क्या बनाया, एंटीबायोटिक्स बनाई। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया पे असर करती हैं और हमारी बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। दैट वी ऑल आर फैमिलियर विद। Similarly, there are drugs that kill protozoa such as the malarial parasites. अब जैसे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे वर्क करती हैं, तो वैसे ही कुछ दूसरी मेडिसिन होती हैं जो कि प्रोटोजोआ पे वर्क करती हैं। आपको पता है जो मलेरिया होता है वो एक तरह के प्रोटोजोआ से होता है। तो ऐसी डिजीज़ेस जो प्रोटोजोआ पे वर्क करती हैं, सिमिलरली कुछ और भी मेडिसिन होती हैं जो एंटीवायरल होती हैं, वायरस पे वर्क करती हैं। तो ऐसे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनको सभी को मारने के लिए अलग अलग तरीके के ड्रग्स हमारे पास हैं, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हमारे पास हैं, राइट। वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज़ दैट viruses have few biochemical mechanism of their own. एक एंटीवायरल बनाना थोड़ा सा टफ होता है एक एंटीबायोटिक बनाने से। हमको अभी पता ही है कि जो कोरोना वायरस है उसके लिए वैक्सीनेशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्यों डिफ़िकल्ट हो रहा है? अगर वो वायरस की जगह बैक्टीरिया होता तो उसके लिए मेडिसिन बनना शायद उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, और जो मेडिसिन है या जो वैक्सीन है वो आसानी से बन जाती। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं उनमें अपनी बॉडी में ही कुछ बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स होते हैं। दे एंटर अवर सेल्स एंड यूज़ अवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। और वो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी ही बॉडी के ऑर्गन्स का यूज़ करके, हमारी ही बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके उनकी लाइफ प्रोसेसेस में उसको यूज़ करते हैं। This means that there are relatively few virus specific targets to aim at. और इसीलिए हमको ऐसी दवाई चाहिए जो हमको अफेक्ट ना करे। बट वायरस क्या है, वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लग जाता है। तो इसीलिए एंटीवायरल बनाने में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो एंटीवायरल हम लेंगे वो हमको अफेक्ट ना करे और केवल उस वायरस को अफेक्ट करे। इसलिए एंटीवायरल्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द एंटीबायोटिक्स। डेस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। इस लिमिटेशन के बावजूद भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एंटीवायरल ड्रग्स बनाए हैं
फॉर एग्जाम्पल द ड्रग दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। HIV को कंट्रोल करने के लिए भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एंटीवायरल बनाया है, और इस तरीके से हम वायरस से होने वाली डिजीज़ेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे, राइट। मतलब हम कैसे अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी हुई है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे, ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने आप को, मतलब बीमार होने से पहले ही हम अपने आप को बचा लें, है ना। कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट करें, प्रिवेंट करना मीन्स बचाना। तो कैसे हम अपने आप को बचा के रखें किसी भी बीमारी से, कि बीमार होने के पहले ही हमारी बॉडी जो है वो उससे बच जाए और हमको वो बीमारी हो ही ना, राइट। सो ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट so far deals with how to get rid of an infection in someone's who has the disease। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है तो वो पर्सन कैसे गेट ट्रीट करेगा, कैसे उस डिजीज़ से छुटकारा पाएगा। बट देयर आर 3 limitations of this approach to dealing with infectious diseases। लेकिन इस अप्रोच में कुछ लिमिटेशंस हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से जब हम डील करते हैं तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। द फर्स्ट इज़ दैट वंस समवन हैज़ अ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। पहला क्या होता है कि एक बार अगर कोई पर्सन की बॉडी इन्फेक्टेड हो गई तो उस पर्सन का जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होना शुरू कर देते हैं, वो डैमेज होने लग जाते हैं, और फिर उनको पूरी तरीके से रिकवर कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। सेकेंड चीज़ क्या है कि उसका ट्रीटमेंट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, विच मीन्स दैट someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper ट्रीटमेंट। तो कुछ समय के लिए तो आपको परेशानी डेफिनेटली होगी ही, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक, क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत समय तो डेफिनेटली लगता ही है। द थर्ड इज़ दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अनदर पर्सन। अब जब तक कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो एज अ सोर्स भी है दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन जो है वो अफेक्ट हो सकता है जब तक कोई पर्सन प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है ना। कोरोना में भी यही चीज़ है, हम इस सिचुएशन को तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अभी। दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबोव डिफ़िकल्टीज़। और इसका मतलब क्या कि अभी जो ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस करी वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाएंगी जैसे जैसे एक पर्सन ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता रहेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन्स दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन इट्स क्योर। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़ इज़ बेटर देन क्योर। मतलब किसी भी बीमारी का किसी भी बीमारी से बचाव उसके इलाज से ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब हम कोशिश करें कि हम अपने आप को बीमारियों से बचाएं रैदर देन हम उसके इलाज के बारे में फ़ोकस करें, है ना। हम कोशिश करें कि हमको वो बीमारी हो ही ना। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़ेस। हम कैसे बीमारियों को रोक सकते हैं। देयर आर 2 ways, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़। 2 तरीके हो सकते हैं जिससे हम किसी भी बीमारी को होने से रोक सकते हैं। पहला जो तरीका है वो एक जनरल तरीका है, और जो दूसरा तरीका है वो एक स्पेसिफिक तरीका है, हर एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक तरीका। द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेटेबल टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर्स। जो जनरल तरीका है वो क्या है कि हम अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज ना करें, जो अभी हमने फॉलो भी किया लॉकडाउन, राइट। कोरोना के टाइम पर हम अपने घरों में थे, हम ज़्यादा अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहे थे ताकि हम वायरस से बच सकें। तो वो क्या था, वो एक जनरल तरीका था किसी बीमारी से बचने का। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर्स टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स।
अब किस किस तरीके से हम अपने आप को एक्सपोजर से रोक सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने आप को एक्सपोज नहीं होने दें. इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, वी कैन गेट सम ईजी आंसर्स. अगर हम ये जानते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, तो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं, है ना. जैसे हमने कोरोना के टाइम पर देखा था, जो कोरोना है वो किसी भी पर्सन के कांटेक्ट के कारण या एयर के थ्रू भी स्प्रेड हो रहा था. तो वी हैव वर्न द मास्क्स, राइट. हम लोगों ने फिज़िकल कांटेक्ट बनाना अवॉइड किया, बाहर निकलना अवॉइड किया. For airborne microbes, we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. ऐसी डिजीज़ेज़ जो कि एयर से फैलती हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ओवर क्राउडेड जगहों पर ना जाएं, है ना, भीड़ वाली जगहों से बचें. For water-borne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water. ऐसी डिजीज़ेज़ जो कि पानी से फैल रही हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर हो वो साफ़ हो, है ना. दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. ये हम कैसे कर सकते हैं, वाटर को हम क्लीन करें जिससे कि उसमें किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन ना रहे. For vector-borne infections, we can provide clean environments. ऐसी डिजीज़ेज़ जो किसी मीडियम के थ्रू हो रही हैं, उसको भी हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम अपने आसपास साफ़ सफाई रखें. दिस वुड नॉट फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग, है ना. जैसे हम अपने आसपास जो है मॉस्किटोज़ वगैरह इकट्ठे ना होने दें. इन अदर वर्ड्स, public hygiene is one basic key to the prevention of infectious diseases. एक चीज़ ये कही जा सकती है कि हम अपने आसपास अगर हाइजीन रख रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं. In addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious diseases. अब ये तो एक जनरल तरीका था. इस जनरल तरीके के साथ साथ एक स्पेसिफिक तरीका भी होता है जिससे हम अपने आप को किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally we have faced with infections every day. Normally क्या होता है, हम बाहर निकलते हैं, बाहर इतना पोल्यूशन होता है, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है हमारे लिए. If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. अगर क्लास में किसी को कोल्ड कफ हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे उसके आसपास वाले बच्चों को भी कोल्ड कफ हो जाए. बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम द डिजीज़. वाई नॉट? लेकिन सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके आसपास, ये सारे के सारे जो लोग हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास, वो सब लोग बीमार नहीं पड़ते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ द माइक्रोब्स. क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि इन बीमारियों से लड़ता है. वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइजेज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं. These cells go into action each time infecting microbes enter the body. और ये जो सेल हैं वो हर बार जैसे ही हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो वो उससे लड़ते हैं. इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी डो नॉट एक्चुअली कम डाउन विथ एनी डिजीज़. और अगर वो उनसे लड़ने में सक्सेसफुल रहते हैं तो क्या होता है, हमको बीमारी नहीं होती है, राइट. मतलब अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमको बीमारियां नहीं होंगी. द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम्स मेजर प्रपोर्शन. और जो इम्यून सेल्स होते हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ बड़ा रूप लेने से पहले ही मार देते हैं ताकि हमको बीमारी ना हो.
As we noted earlier, if the number of the infecting microbes is controlled, the manifestations of the diseases will be minor. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले ही कंट्रोल में आ जाएंगे, एक बड़ा रूप लेने से पहले ही कंट्रोल में आ जाएंगे, तो जो डिजीज़ेज़ हैं वो कैसी रहेंगी, कंट्रोल में, जो डिज़ीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी. In other words, becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable diseases. So अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास में आ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो बीमारी होगी ही सही, डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इस बीमारी से लड़ लेगा एंड यू विल नॉट कैच दैट इन्फेक्शन, राइट? So one way of looking at severe infectious diseases is that it represent a lack of success of immune system. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन को कोई बीमारी हो रही है तो उसका रीज़न क्या है कि उस पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and the food is not available. जैसे हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए. अगर हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. Therefore, the second basic principle of prevention of infectious disease is the availability of proper and sufficient food for everyone. तो एक बेसिक प्रिवेंशन, इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए एक सेकेंड चीज़ जो हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो क्या है कि सभी को प्रॉपर क्वांटिटी में फूड मिले, सभी को प्रॉपर क्वांटिटी में नरिशमेंट मिले ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बन सके एंड दे विल बी एबल टू फाइट द diseases, right? So that's all for today's class, students. Today we have seen कि किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कैसे किया जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए. ऑल्सो वी हैव सीन कि बीमारी होने से पहले ही हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, स्टूडेंट्स. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड इट फर्दर. सो थैंक यू.